हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 14 अगस्त 2021 के डेली पीआईबी एनालिसिस के साथ। आज 15 अगस्त है। ये 14 अगस्त की पीआईबी की वीडियो है जो कि 5:30 बजे अपलोड कर रहा हूँ और मेरे ख्याल से यही टाइम बेस्ट रहेगा। कई सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि सर पीआईबी की वीडियो मॉर्निंग में आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, और मेरे लिए भी शायद यही अच्छा रहेगा क्योंकि डेली शाम को 9:30 बजे कुछ ना कुछ नाटक रहता ही है। सबसे बड़ा नाटक तो इंटरनेट का रहता है। शाम के 7 बजे से रात के 12 बजे तक इंटरनेट की स्पीड तो बिल्कुल मरी जाती है। मैं बता दूं आपको, 13 अगस्त की पीआईबी की वीडियो मैंने 9:15 यानी शाम को 9:15 बजे अपलोड करना स्टार्ट किया और 10:15 बजे अपलोड हुई। तो क्या मतलब है मेरा बनाने का इतनी जल्दी? हालांकि जब ये रात में बन जाएगी पीआईबी की वीडियो तो सुबह में जल्दी अपलोड हो जाएगी। तो आज से नया इनिशिएटिव 15 अगस्त है तो हमने सोचा क्यों ना नया इनिशिएटिव रखिए। करंट अफेयर्स में भी कुछ चेंजेस कर रहे हैं। 16 अगस्त वाले करंट अफेयर्स में आपको दिख जाएगा। अब 15 अगस्त से सारी वीडियो सुबह में 5:30 से 6:30 बजे के बीच में अपलोड हो जाएंगी। करंट अफेयर्स की वीडियो 6 बजे अपलोड होगी और ये वो आर्टिकल्स हैं जिनको हमने करंट अफेयर्स में कवर कर लिया है। आप वहां से जाके देख सकते हैं। ये वाला करंट अफेयर्स का आर्टिकल पेंडिंग है, इसको हम नेक्स्ट वाले में कवर कर लेंगे। आज पहला आर्टिकल है सिंगल यूज प्लास्टिक, इसको 2022 तक रोकना है। इसके लिए प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल जारी कर दिए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने ये सिंगल यूज प्लास्टिक को 2022 तक फेज आउट करने के लिए कहा था। इसको देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021 रिलीज कर दिए हैं। इसमें क्या होगा, 2022 तक जो लो यूटिलिटी वाली या फिर हाई लिटरिंग पोटेंशियल वाली सिंगल यूज प्लास्टिक है उनको पहचाना जाएगा और उनको बैन कर दिया जाएगा। लो यूटिलिटी मतलब जिनका कम यूज हो रहा हो, हालांकि वो पॉल्यूशन बहुत कर रही हो। उसके अलावा हाई लिटरिंग पोटेंशियल मतलब इधर उधर फेंकने में आप देख पाएंगे, उनको बैन करने की कोशिश की जाएगी। जैसे आपका पान गुटखा तंबाकू मसाला आप यूज करते हैं ना, लिटरिंग ये है मतलब कूड़ा कचरा फैलता है, उससे उसका कोई सिंगल यूज ही होता है ना, उसका दोबारा तो यूज हो नहीं सकता। तो इनको बैन करने की कोशिश खासकर की जाएगी। इसके लिए प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021 जारी कर दिए। अच्छा, ये अमेंडमेंट रूल्स क्यों है? क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 में आए थे, उसमें प्लास्टिक भी कवर था, लेकिन अब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने नए रूल्स जारी कर दिए हैं। इसमें सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करना है। देखिए, सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी दुनिया में सभी कंट्रीज के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक का जो पोल्यूशन हो रहा है वो बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल चैलेंज है। 2019 में यूएन इन्वायरमेंट असेंबली की बैठक हुई थी, 4th एडिशन हुआ था। 2019 में 4th एडिशन हुआ था यूएन इन्वायरमेंट असेंबली का। इसमें इंडिया ने एक रेजोल्यूशन लाया, कहा कि भाई सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्शन को जो है रोकना चाहिए क्योंकि ये पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं। ग्लोबल कम्युनिटी इसके लिए एग्री हुई। तो इंडिया का जो रेजोल्यूशन था सिंगल यूज प्लास्टिक पर, इसके लिए ग्लोबल कम्युनिटी एग्री हो गई। तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल असेंबली 4th जो हुई थी उसमें महत्वपूर्ण स्टेप लिए गए सिंगल यूज प्लास्टिक को रोकने के लिए। सिंगल यूज प्लास्टिक कहा गया कि 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट, स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल और सब कुछ इससे रिलेटेड जो होगा उसको रोकने की कोशिश की जाएगी। तो यूएन इन्वायरमेंट असेंबली 4th बैठक हुई थी 2019 में। इंडिया द्वारा रेजोल्यूशन लाया गया था सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने के लिए। तो सभी कंट्रीज इस पर एग्री हो गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट क्या है? जो ये सिंगल यूज प्लास्टिक अमेंडमेंट रूल्स आए हैं, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि 30 सितंबर 2021 के बाद जो प्लास्टिक बैग्स की थिकनेस है उसको बढ़ाया जाएगा। अभी 50 माइक्रोन है, उसको 75 माइक्रोन्स किया जाएगा। बाद में 31 दिसंबर 2022 तक ये 75 माइक्रोन्स बढ़कर 120 माइक्रोन्स हो जाएंगे। तो एक लाइन में याद रखिए, 31 दिसंबर 2022 तक जो प्लास्टिक कैरी बैग्स हैं इनकी थिकनेस कितनी हो जाएगी? 120 माइक्रोन्स हो जाएगी। अभी 50 माइक्रोन्स है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि प्लास्टिक बैग्स अभी लाइट वेट के होते हैं, तो कुछ भी उसमें रखते हैं तो फट जाता है तो उसको फेंक देते हैं, यानी वो सिंगल यूज हो जाता है। इधर उधर लिटरिंग होती रहती है, लिटरिंग होती रहेगी तो मतलब कूड़ा कचरा होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला क्यों ना इसकी थिकनेस बढ़ा दी जाए, तो जब आसानी से फटेगा नहीं तो लोग उसको 10 बार यूज कर पाएंगे। वैसे भी हम इंडियंस की आदत होती है प्लास्टिक को खाना बनाने में, खाना पैक करने में, बनाने में तो नहीं, कितनी बार यूज करते हैं। तो अगर थिकनेस अधिक हो जाएगी तो हम लोग जायज है उसको जितनी जल्दी नहीं फेंकेंगे, कम से कम 10 से 12 बार यूज करेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है कि भैया जैसे ही थिकनेस बढ़ेगी तो प्लास्टिक का जो रीयूज है वो बढ़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 में जारी किए थे। इसके विषय में लोगों के बीच अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है, लेकिन वो ढंग से इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021 जारी कर दिए गए। 11 मार्च को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला था कि भैया अब जरूरत है
कि प्लास्टिक वेस्ट को ढंग से मैनेज किया जाए। इसको देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये रूल्स जारी किए। अब इन रूल्स के तहत कहा गया है कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक हैं उनकी डेफिनेशन क्या होगी, उनको कर्व कैसे करना है, और नॉन ओवन प्लास्टिक बैग्स, इन सब की डेफिनेशन शामिल की गई है आपके नए अमेंडमेंट रूल्स में। ये जरूर याद रखिएगा, 50 माइक्रोन से बढ़कर प्लास्टिक बैग्स की जो थिकनेस है वो हो जाएगी 120 माइक्रोन। प्लास्टिक वेस्ट की बात करें तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 2018-19 में एक रिपोर्ट जारी की। इन्होंने बोला इंडिया द्वारा 2018-19 में 3.3 मिलियन मीट्रिक टन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हुआ, जो कि एवरेज होता है 9,200 टन पर डे। तो बहुत बड़ा एवरेज हो गया। इंडिया में टोटल जो सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है 55 to 65 मिलियन टन होता है, जिसमें से 5 to 6% क्या होता है, प्लास्टिक वेस्ट हो जाता है, प्लास्टिक वेस्ट ही होता है। तो इतना सॉलिड वेस्ट होता है इंडिया में मिलियन टन, उसमें 5 to 6% आपका प्लास्टिक वेस्ट होता है। गोवा सबसे ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट क्रिएट करता है पर डे 60 ग्राम पर कैपिटा। हालांकि दिल्ली का कितना है 37 ग्राम पर कैपिटा, जो कि गोवा से आधा है। तो गोवा सबसे ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करता है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लास्टिक वेस्ट अमेंडमेंट रूल 2021 जारी कर दिए है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसके पास है इसमें, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास। इंडिया का पहला कैटल जीनोमिक्स चिप लॉन्च किया है इंडिगो। क्या, इंडिगो किसने लॉन्च किया है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। पर्पस क्या है, जो इंडिजिनस कैटल ब्रीड की प्योर वेराइटीज हैं उनका कंजर्वेशन किया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एनिमल हस्बेंड्री, यानी नाबार्ड ग्रेड एग्जाम से रिलेटेड, जिसके लिए मैं प्रिपरेशन करवाता हूँ, आपको पता ही है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने इंडिगो, इंडिया का पहला कैटल जीनोम चिप लॉन्च कर दिया है। पर्पस क्या है, जो प्योर इंडिजिनस कैटल ब्रीड हैं उनकी वैरायटीज का कंजर्वेशन करना, जैसे गिर, कांकरेज, साहिलवाल, ओंगोल, ये सब। ये जो इंडिजिनस चिप है इसको डेवलप किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी कहाँ पे है, हैदराबाद में। ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के तहत कार्य करता है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जो इंडिगो है ये प्योरली इंडिजिनस है और वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैटल चिप है, याद रखिएगा। इस कैटल चिप में यानी इंडिगो में इंडिया के 11,496 मेकर्स की जानकारी है। हालांकि यूके और यूएस के जो चिप हैं उसमें 7.5 लाख मेकर्स की जानकारी है, तो अपने आप में वर्ल्ड का लार्जेस्ट हो गया। और इंडिगो आत्मनिर्भर भारत यानी सेल्फ रिलायंट इंडिया का एक जीता जागता सबूत है, याद रखिएगा। ये जो इंडिगो है इसको आगे भी रीडेवलप किया जाएगा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ मिलकर। अब जब आगे कोलैबोरेटिव एफर्ट होंगे आपके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी और एनडीडीबी के बीच में, तो वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इंडिगो याद रखिए इंडिया का फर्स्ट कैटल जीनोमिक चिप है। इसमें जितने भी इंडिजिनस कैटल्स होंगे इनके कंजर्वेशन की जानकारी होगी। ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। काश जब मैंने एनिमल हस्बेंड्री में स्टैटिक मॉडल पढ़ाया तब ये आ गया होता, तो ये मैप इतना अच्छा लग रहा है। क्लियरली आप जान सकते हैं कि साहिवाल कहाँ से है, थार प्रकृति कहाँ से है, कांकरेज कहाँ से है, गिर कहाँ की है, ओंगले कहाँ की है, कंगायम कहाँ की। कंगायम याद आ रहा होगा आपको, मैंने पढ़ाया था जल्लीकट्टू, एनिमल हस्बेंड्री में जल्लीकट्टू पढ़ाया रहा है, तो आपको याद आ रहा होगा ये सब। ये बहुत बेहतरीन डेयरी, ड्यूल पर्पस, ये सब वेराइटीज हैं आपकी इंडिजिनस काउ की। तो आप अगर एनिमल हस्बेंड्री का स्टैटिक मॉड्यूल देख चुके हैं तो इजीली आप इस मैप को समझ पाएंगे। मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, बस नाम पढ़ लीजिए, इजीली आपको रिमेंबर हो जाएगा। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड 1965 में स्थापना की गई थी वर्गीस कुरियन द्वारा, जिनको फादर ऑफ इंडियन मिल्क रेवोल्यूशन कहा जाता है, व्हाइट रेवोल्यूशन कहा जाता है, या फिर ऑपरेशन फ्लड के जनक लाल बहादुर शास्त्री जी ने शुरुआत की थी ना ऑपरेशन फ्लड की। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ये याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा एक्ट कब पास होता है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का, 1987 में। यानी स्थापना भले ही आपकी हो गई थी 1965 में, लेकिन स्टैच्यूटरी पावर कब दी गई, 1987 में। ये जरूर याद रखिएगा। अगला आर्टिकल देख लीजिए, आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद हाल ही में ऑर्गेनाइज किया गया। इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ चर्चा की। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद, ये कार्यक्रम हो रहा था। इस दौरान डे एनआरएलएम के तहत जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से खास करके वुमेन्स या फिर कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स थे उनके साथ इंटरेक्ट किया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। तो डे एनआरएलएम के तहत आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया। पीएम मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप से बातचीत की। खैर इतना सब कुछ किया। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 4 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए 1625 करोड़ रुपए जो है प्रोवाइड किए। ये कैपिटलाइजेशन सपोर्ट के तौर पर था, याद रखिएगा। उसके अलावा जो पीएमएफएमई स्कीम है उसमें
7500 सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर के लिए 25 करोड़ रुपए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने प्रोवाइड किए। तो डे एनआरएलएम के तहत 4 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए कितना 1625 करोड़ रुपए, और पीएम एफएमई के तहत 7500 सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए 25 करोड़ रुपए पीएम मोदी जी ने दिए। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो पीएमएफएमई के तहत 75 फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन है उनको प्रमोट किया रहा है, उसके लिए भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 4.13 करोड़ दिए। तो ये डे एनआरएलएम के तहत आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया, कई सारे अनाउंसमेंट किए, वो तो आपने जान ही लिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा कि इंडिया में इस समय 42 जनधन अकाउंट ओपन किए जा चुके हैं, जिसमें से 55% किसके हैं, वुमेन्स के हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा कि गवर्नमेंट की वजह से जो नेशनल लाइवलीहुड मिशन चल रहा है वो कई मामलों में कारगर है। लगभग 4 लाख करोड़ अभी तक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए दिए जा चुके हैं इन लाइवलीहुड मिशन के तहत। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा 4 लाख करोड़ दिए जा चुके हैं, और इसमें खास बात क्या है, बाकी क्षेत्रों में जो एनपीए होता है वो 9% के आसपास होता है, लेकिन ये जो 4 लाख करोड़ दिए गए हैं इसमें से एनपीए होता है 2 से 3% तक। सिर्फ ये लाइवलीहुड मिशन की बात की जा रही है, 2 से 3% तक ही एनपीए होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी बताया, मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बताया कि जो डे एनआरएलएम के तहत लोन दिया जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, अब वो कोलेट्रल फ्री लोन की जो वैल्यू है वो 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। ये हमने करंट अफेयर्स में बताया आपको कुछ दिन पहले ही कि आरबीआई ने डे एनआरएलएम के तहत जो कोलेट्रल फ्री लोन है उसकी वैल्यू को डबल कर दिया, 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया है। हालांकि 10 लाख तक के लोन के लिए मार्जिन कॉस्ट होती है वो नहीं ली जाएगी, लेकिन बाकी 20 लाख के लिए आपसे ली जा सकती है मार्जिन कॉस्ट। दीनदयाल उपाध्याय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन 2011 से लॉन्च की जा रही है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा। पर्पस क्या है, रूरल पॉवर्टी को एलिमिनेट करना और जो रूरल पुअर हाउस होल्ड हैं उनकी लाइवलीहुड कंडीशन को बेहतर करना। इसके तहत अभी तक 63 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बन चुके हैं, जिसमें 7 करोड़ महिलाएं, कितनी 7 करोड़ महिलाएं हैं। इन 7 करोड़ महिलाओं में लगभग 3 लाख करोड़ तक का लोन्स दिया जा चुका है, जो कि एनपीए कितना है 2.3%। तो अपने आप में ही एनपीए काफी कम है। हालांकि अभी आउटस्टैंडिंग 1 लाख करोड़ की है जो कि मिल जाएगी। ये 63 लाख जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं इसमें 7 करोड़ महिलाएं हैं, इसको बढ़ाकर 10 करोड़ करना है। तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसके तहत महिलाओं पर फोकस किया जा रहा है। खास करके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने हाल ही में आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया, जो कि डे एनआरएलएम के तहत ऑर्गेनाइज किया गया है। डे एनआरएलएम बहुत चर्चा में है, आप याद रखिएगा। डे एनआरएलएम के तहत जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको अब 20 लाख तक का कोलेटरल फ्री लोन्स दिया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है 200 वंधन जो प्रोड्यूसर कंपनीज हैं वो सेटअप की जाएंगी 2020-21 से 25-26 तक, यानी 5 वर्षों में 200 वंधन प्रोड्यूसर कंपनी सेटअप की जाएंगी। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स का इनिशिएटिव है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, देखिए ट्राइफेड का एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास। ये ट्राइफेड का अम्ब्रेला प्रोग्राम है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत को अब बी वोकल फॉर लोकल बाय ट्राइबल इनिशिएटिव से जोड़ देना चाहिए, ताकि सबका साथ सबका विकास सार्थक हो सके। तो पहले लोकल फॉर वोकल था इनिशिएटिव, अब क्या कर दिया, बी वोकल फॉर लोकल बाय ट्राइबल। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हमेशा कुछ ना कुछ दिया करते हैं स्लोगन, ये याद रखिएगा। की हाइलाइट्स क्या है, 200 वंधन विकास केंद्र स्थापित किए जाएंगे अगले 5 वर्षों में 27 स्टेट्स में। ये वंधन प्रोड्यूसर कंपनीज होंगी, विकास केंद्र नहीं होंगे। तो 200 5 वर्षों में स्थापित किए जाएंगे। तमिलनाडु में एक जवाधु हिल्स ट्राइबल फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है। 4 महीनों में इन्होंने लगभग 12 लाख का जो प्रोसेस्ड फूड है उसको सेल किया है। तो इसीलिए वंधन विकास केंद्र काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जवादू हिल्स पर जो ट्राइबल फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है बहुत बेहतरीन इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है, 12 लाख रुपए का ट्राइबल प्रोडक्ट सेल किया है। जवादू जो ट्राइबल फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है ये तमिलनाडु में, याद रखिएगा, 2020 में स्थापित हुई थी और 4 महीनों में ही 12 लाख से ऊपर ट्राइबल जो प्रोडक्ट्स हैं इनको सेल कर दिया है। भले ये तमिलनाडु की फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, लेकिन इसमें 92.60% लोग मलयाली हैं। ट्राइफेड ने कहा है पिछले 2 वर्षों में, मतलब 2 वर्ष से भी कम समय में, जो 37,904 वंधन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थे उनको सब्ज्यूम करके 2,275 वंधन विकास क्लस्टर बना दिए गए हैं। इस वंधन विकास क्लस्टर में हर क्लस्टर में कम से कम $300 हैं,
तो आप ये सोच रहे हैं वंधन विकास ग्रुप क्या होता है, फिर वंधन विकास क्लस्टर क्या होता है। तो देख लीजिए, ट्राइफेड के हिसाब से एक वंधन विकास सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसमें 20 ट्राइबल मेंबर्स होते हैं। कितने? 20 ट्राइबल मेंबर। और ऐसे ही 15 वंधन विकास सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मिला दिए है तो एक वंधन विकास क्लस्टर बनता है। तो 15 × 20 यानी 300 जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हो जाएंगे, तब आपका एक वंधन विकास क्लस्टर बनेगा। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर ट्राइबेड के साथ मिलकर क्या कर रही है? 14 हनी फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन स्थापित कर रही है। कितने? 8 राज्यों में। याद रखिएगा, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन अलग हो गया, हनी फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन अलग हो गया। ये 8 राज्यों में स्थापित किए जा रहे हैं। ये 8 राज्य पढ़ लीजिएगा। देखिए, एग्रीकल्चर पर ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप की मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया 2021 में। ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी किसके पास है? इंडिया के पास है। तो ब्रिक्स मीटिंग को इंडिया ने ही चेयर किया, यानी नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। ये जो एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई है ब्रिक्स कंट्रीज की, उसका थीम देख लीजिए आप, ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर स्ट्रेंथनिंग एग्रो बायोडाइवर्सिटी एंड फूड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। यहाँ भी थीम लिखा हुआ है, ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर स्ट्रेंथनिंग एग्रो बायोडाइवर्सिटी एंड फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। ये आपका थीम है ब्रिक्स पर एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग का। जो यूएन का एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 2030 तक के लिए, एग्रीकल्चर फील्ड को शामिल किए बिना आप इनको अचीव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हंगर और पॉवर्टी को एलिमिनेट करना है। इसके लिए एग्रीकल्चर सिस्टम को बेहतर करना पड़ेगा। ब्रिक्स कंट्रीज चाहती हैं कि एक ब्रिक्स एग्रीकल्चर रिसर्च प्लेटफॉर्म डेवलप किया है, ताकि आपस में जितनी भी कंट्रीज हैं वो रिसर्च अपॉर्चुनिटीज को टैप कर सके, यानी कि रिसर्च अपॉर्चुनिटीज का यूज कर सके इन 5 कंट्रीज के बीच में। जो 11th मीटिंग हुई थी ब्रिक्स ग्रुप की, उसमें 2021 से 24 के बीच में ब्रिक्स एक्शन प्लान बनाया गया था एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन के लिए, और ये 21 से 24 के बीच में। इसीलिए ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है एग्रीकल्चर की फील्ड में, क्योंकि 2021 से 24 के बीच में क्या एग्रीकल्चर प्लान हो, इसको इंश्योर किया सके। इंडिया में जो एग्रो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ही ब्रॉड है। आप यहाँ देख लीजिए, इंडिया की जो एग्रो बायोडाइवर्सिटी है वो आप इन सब नामों से जान पाएंगे कि तमिलनाडु में कोनामनी राइस वैरायटी फेमस है, असम की भी राइस वैरायटी फेमस है, केरला की पोक्कली, फिर भलिया बीट देख लीजिए, मशरूम। ये सब एग्रो बायोडाइवर्सिटी इंडिया की काफ़ी ज़्यादा रिच है। यहाँ पर कैटल से लेके जो क्रॉप की वेराइटीज़ हैं वो डिफरेंट आती हैं, आप वो देख पाएंगे। इंडिया में लगभग 22 एग्रो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। वर्ल्ड की बात की जाए तो वर्ल्ड में 37 साइट्स ऐसी हैं जिनको गियास साइट के रूप में डिक्लेयर किया जा चुका है। गियास मतलब ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम। इन गियास में से 37 साइट्स में से 3 इंडिया में है। कश्मीर जो है सेफ्रॉन के लिए, कोरापुट ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर के लिए, और कुटनार बिलो सी लेवल फार्मिंग के लिए, जो कि केरल में मेरे ख्याल से होता है। ये गियास साइट है इंडिया की, याद रखिएगा। बाकी मेरे ख्याल से आपको इतना 811 कल्टिवेटेड प्लांट्स ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। ये स्लाइड चेंज करना भूल गया हूँ, कुछ और देख लेते हैं। आर्टिकल क्या है? नीति आयोग ने एक हैंडबुक रिलीज की है जो कि स्टेट गवर्नमेंट्स को लोकल बॉडीज से रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड करती है। ये जो हैंडबुक बनाई गई है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बनाई गई है। हैंडबुक को बनाया किसने है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट और नीति आयोग ने साथ में मिलकर बनाया है। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है इस हैंडबुक के लिए सेंट्रल नोडल एजेंसी है। क्यों? क्योंकि वही चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए इंडिया में प्रमोट कर रही है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी डिस्कॉम्स के साथ मिलकर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करने का काम कर रही है, ताकि बेहतरीन तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। और इसके लिए एक हैंडबुक रिलीज कर दी गई है स्टेट्स के लिए। भाई स्टेट्स पढ़ेंगे और किस तरह से चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए उस पर फोकस करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 लॉन्च किया गया था। 2013 में नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन लॉन्च किया गया। इसमें 2020 तक के लिए ये प्लान था, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान। 2020 तक क्या करना था? 60 से 70 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल करनी थी। पर्पस क्या है? नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान इंडिया को फ्यूल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। कैसे? हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए, प्रमोट करके। देखिए, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे तो पेट्रोलियम का यूज़ कम होगा, तो जायज़ है कि फ्यूल सिक्योरिटी मिल पाएगी। नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020, इसके तहत ही आपकी फेम इंडिया स्कीम लॉन्च की गई। पर्पस क्या था? हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया सके इंडिया में, चाहे उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर कुछ भी हो। इस काम के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो 28% जीएसटी रेट लग रहा था चार्जिंग स्टेशन पर, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर, उसको 12% कर दिया है।
सॉरी 28% से 5% GST कर दिया था। और याद रखिएगा जो सेस लग रहा था 12% वो भी जीरो कर दिया है। फेम इंडिया स्कीम नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन का पार्ट है आपका। फेज 1 2015 में लॉन्च किया था, 2019 में समाप्त हो गया। इसके लिए 1000 करोड़ रुपए अनाउंस किए गए थे लेकिन कुछ यूज नहीं हुए। फिर फेज 2 फेम इंडिया स्कीम का ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, प्लीज आप वहां से पढ़ लीजिएगा, रात भी बहुत हो रही है। अप्रैल 2019 में लॉन्च किया गया था, मार्च 2022 तक यानी 3 वर्षों के लिए फेम इंडिया फेज 2 लॉन्च किया गया है। 10,000 करोड़ रुपए इसमें एलोकेट किए गए हैं, जिसमें से 1000 करोड़ आपका चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होना है। तो इतने आर्टिकल थे, कुछ खास आर्टिकल नहीं थे। मंडे से हम लोग वापस आएंगे रूटीन में, सुबह में ये वीडियो अपलोड करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय।